हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जिसमें आज का जो डेट है वो 3/2/2023 का है, जो कि ये हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन। आपकी इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के अपना पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, ये जो लैंग्वेज होता है इसमें हम बहुत ही अच्छे से और आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस हमें कुछ प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं प्रैक्टिस की है तो आप हमारे चैनल से जुड़ कर करके डेली जो है प्रैक्टिस सेट जो मैं अपलोड वीडियो कर रही हूँ उसके आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद पीडीएफ से उस चीज़ को रिवाइज करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। आप जितनी बार उन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे आपको वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी, आप उतनी ही अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहले तो हमें लैंग्वेज में क्या करना रहता है, पैसेज दिया रहता है, पैसेज को पढ़ना रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज। ये रहा हमारा पैसेज। तो पैसेज स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको पढ़ लेंगे। इससे हमारे पैसेज में ढूंढने में आसानी होगी उनको। गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक हैं। उसके अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या है, प्रदूषण की समस्या है। गद्यांश में बेहिसाब बढ़ते हुए प्रदूषण की तुलना किससे की है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अपने गद्यांश को। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या की बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए बढ़ता प्रौद्योगिकरण दोनों ने वातावरण को सीमा से अधिक प्रभावित किया है। ऐसी अवस्था में वातावरण शुद्ध रहना स्वयं एक समस्या बन गया है। आज इसीलिए प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो या अथवा ध्वनि का, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने है, क्योंकि जिस वातावरण में मैं और जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं वह दूषित होता जा रहा है। और यह स्थिति केवल भारत ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों में प्रदूषण की समस्या विकट होती जा रही है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कथन है कि बेहिसाब हो रही इस प्रदूषण को फलधारी साख को यदि शीघ्र ही नहीं नियंत्रित किया गया तो आने वाले दशकों में पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। वनस्पतियां तक नहीं पनप पाएंगी। प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध वातावरण, शुद्ध भावनाएं और शुद्ध मनोभाव। तो शुद्ध वातावरण, क्योंकि शुद्ध वातावरण में ही मनुष्य आराम से रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारण। जनसंख्या की बढ़ती मांगे, जनसंख्या और प्रौद्योगिकीकरण में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, जनसंख्या में सीमित किंतु प्रौद्योगिकीकरण में तीव्र। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ है जनसंख्या की बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए रोजगार, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकीकरण दोनों ने, यानी प्रौद्योगिकीकरण और जनसंख्या का बेहिसाब बढ़ना। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या है वायुमंडल प्रदूषण, रोजगार में कमी, जनसंख्या में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। तो वायुमंडल प्रदूषण, क्योंकि वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है इस गद्यांश के अनुसार। आगे है, प्रदूषण की समस्या है केवल भारत में तो नहीं, संसार के अधिकतर देशों में है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। गद्यांश में बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है, तो फणधारी सांप से की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए हमने अंडरलाइन किया हुआ है फणधारी सांप। और यहाँ पिछले क्वेश्चन का था केवल भारत ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों में प्रदूषण की समस्या विकट है।
तो हमारा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन पे। आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। वाक्य का भाव है आने वाले वर्षों में पृथ्वी रो से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी से जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी से सभी प्रकार के जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस वाक्य का यही अर्थ है कि पृथ्वी से किसी भी जीवधारी का अस्तित्व नहीं रहेगा, यहाँ तक कि वनस्पतियाँ भी नहीं रह पाएंगी। आगे है नियंत्रण शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वो होता है जो शब्दों के पीछे लगता है। तो नियंत्रण में जो हमारा प्रत्यय है वो इक्त प्रत्यय है, इक्त। आगे देखते हैं दशक में समास का भेद बताइए। दशक जो है हमारा वो द्विगु समास है। द्विगु समास किस तरह से है दशक? क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है, संख्या का वर्णन होता है। तो दशक यानी इसमें 10 संख्या आ रही है ना, दशक यानी 10 होता है। जैसे 1 दशक पार हुए, 2 दशक पार हुए, शताब्दी, ये भी एक तरह से क्या है, द्विगु समासी है। तो आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समूह से भिन्न शब्द का अर्थ है, समूह से भिन्न शब्द हैं आधुनिक, आवश्यक, स्वस्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, आवश्यक और आधुनिक, ये 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से हमें भिन्न शब्द ढूंढना है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ये हमारा स्वास्थ्य शब्द है ये कहीं भी जो है गद्यांश में नहीं दिया गया है। अब आते हैं पद्यांश की तरफ। तो पहले हम पद्यांश पढ़ लेते हैं, काफ़ी छोटा पद्यांश है। रक्तपात पर अड़ा नहीं यह, दया दंड में जड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची, विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। कविता में किसकी कामना की गई है? तो भारत के झंडे को फहराने की कामना की गई है। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विजय वीर झंडे, भारत का फहरे झंडा, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य है विजय गाथा, गणतंत्र दिवस, कीर्तिमान, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता, जब भी किसी देश का झंडा फहरता है यानी वह देश अपना स्वयं का झंडा फहराता है, यानी वो स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे है भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया है? युद्ध, अहिंसा, शक्ति प्रदर्शन, आत्मसमर्पण। तो अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। आगे है दया दंड, ये क्या हो गया, 1 मिनट, देखते हैं। दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? कठोर दंड, विवेकपूर्ण न्याय, दया भाव, अन्याय। दया दंड, जिसमें दया भी हो और दंड भी हो, यानी विवेकपूर्ण न्याय, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समूह से भिन्न शब्द है वीरता, दया, शक्ति, भारत। तो इसमें भारत जो है ये हमारा समूह से भिन्न शब्द है। ये क्या हो गया इसको, एक मिनट, थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ठीक नहीं हो रहा है दोस्त, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विजय शब्द का विलोम है पराजय, हार, आक्रांत, ध्वस्त। तो विजय शब्द का जो है विलोम वो पराजय है। हार का जीत है, आक्रांत का अनाक्रांत है, ध्वस्त का निर्माण है।
अगला प्रश्न है, संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित है। वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है? श्रव्य भाषित विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि या फिर रचनात्मक मौखिक उपागम? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, श्रव्य भाषिक विधि, यानी जिसमें आप सुनते हैं। वो संगीता क्या करवा रही है? जो दैनिक जीवन में यूज हो रहा है उन स्थितियों के अपने गतिविधि वास्तविक, मतलब जो बच्चों के जीवन में हो रहा है, जीवन के अनुभवों से संबंधित है, उनको वो करवा रही है। तो वो एक्टिविटी करवा रही है। तो यहाँ पे श्रव्य तो होगा नहीं, व्याकरण है ही नहीं, रचनात्मक मौखिक उपागम, रचनात्मक यानी कल्पना किया हुआ, तो यहाँ पे कल्पना तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जीवन से जुड़े हुए अनुभवों को आधार बनाकर करवा रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना नहीं है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल, ये देखिए यहाँ पे जो ये केवल शब्द है, ये केवल एक नकारात्मक शब्द है, तो जहाँ पे भी आपको केवल दिख जाए आप समझ जाइए कि वो ऑप्शन गलत है। आगे है, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा, व्याकरण व शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना है। तो यहाँ पे जो है भाषा व्याकरण, अनुवाद करके भाषा व्याकरण व शब्द भंडार, यानी बस उनको पढ़ने के लिए ही, एग्जाम पास करने के लिए ही बनाया जा रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मदद नहीं करता है, तो ये नहीं के वजह से ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये नहीं की वजह से गलत है, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि उत्पत्ति और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ध्वनि विज्ञान जागरूकता, आकृति विज्ञान, चित्र विज्ञान जागरूकता या व्याकरण के प्रति जागरूकता? आप ही बताइए। ध्वनि उत्पत्ति यानी जहाँ पे आवाज़ से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आकृति, जिसमें आकृति का ज्ञान होता है, वो भी नहीं है, चित्र भी नहीं है, व्याकरण भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे है, किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है? सारांश पठन के रूप में किसे जाना जाता है? सरसरी तौर पर पढ़ना, बारीकी से पठन, डिकोड करना, कूटबद्ध करना? तो सरसरी नज़र से पढ़ना एक सारांश होता है। सारांश यानी जो सरल शब्दों में दिया हुआ रहे। बारीकी से पढ़ना यानी काफ़ी जटिल होता है, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। डिकोड करना, पजल जो होते हैं उन्हें हम डिकोड करते हैं। कूटबद्ध यानी एक तरह से जो हमारे पद्यांश होते हैं, काव्य होते हैं, वो कूटबद्ध शब्दों में होते हैं, बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा भाव छिपे होते हैं, और सारांश में एकदम विस्तार से बताया जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्न में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है? सरसरी तौर पे किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है, वो भी जल्दी जल्दी। सरसरी तौर पे, बारीकी से पठन, डिकोडिंग या कूटबद्धता? तो बारीकी से पढ़ा जाता है। विशिष्ट सूचना यानी कि कोई स्पेशल जानकारी है जिसे हम पढ़ते हैं और काफ़ी बारीकी से और जल्दी पढ़ते हैं। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन सीटेट से या किसी और से आधारित आता है, तो आप उसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, लेकिन पूरा एकाग्रता और ध्यान लगा के पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उनसे एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? समीपस्थ अर्थ को चुनने के लिए कहती है। श्रवण, पठन, शब्द भंडार या व्याकरण? तो शब्द भंडार। शब्द भंडार यानी एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, उन्हें जानने के लिए। जैसे कि बीमारी शब्द है, तो बीमारी के समीपस्थ और बीमारी जैसे अर्थ रखने वाले क्या शब्द होंगे, उन्हें जानना। इसी तरह से
वो करती है। आगे है, प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। अब इसमें उसे जो नहीं करना है वो चीज़ें हमें बतानी है। तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? बिना किसी संदर्भ के शब्द के अर्थ पूछना, अपने शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, मतलब बच्चों को शब्दों के बारे में, उनके अर्थ में कितना ज्ञान है ये चाहती है। तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? बिना किसी संदर्भ के शब्द के अर्थ पूछना, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी अर्थ पूछना, ये काम तो करना चाहिए उसको। तो हम इससे नहीं पूछा है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। आगे है, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी पूछना, ये भी वो कर सकती है बच्चे को जानने के लिए। आगे, अनुच्छेद से कुछ शब्द देकर संदर्भ में उनके अर्थ खोजना, ये भी वो कर सकती है, क्योंकि जब बच्चा अगर शब्द का अर्थ जानता है तो उसका उल्टा क्या होगा वो भी बता देगा। शब्द का अर्थ जानता है तो उसे डिटेल में समझा देगा। लेकिन ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा कि बिना किसी संदर्भ के शब्द के अर्थ पूछना। कोई संदर्भ नहीं दिया गया, उस शब्द या से कुछ रिलेटेड बताया नहीं गया, एक शब्द उठा करके बच्चे से पूछ लिया गया, तो इस तरह से बच्चा छोटा है वो बता नहीं पाएगा। तो उसे क्या करना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो उसे नहीं करना चाहिए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देबीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। आज मैं खाली स्थान गई और कुछ फल व सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी पर मैं लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देबीना के विद्यार्थियों को क्या करना होगा? संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। केवल, देखिए यहाँ पे भी केवल है तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। वाक्य विन्यास को समझना होगा। यहाँ पे अगर बच्चा वाक्य विन्यास करता है तो वो नहीं समझ पाएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाठ की विषय वस्तु को समझना होगा, ये भी ऑप्शन गलत है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जब पूरे कहानी को समझेगा तभी उसमें कौन सा शब्द भरना चाहिए वो भरेगा। जैसे आज मैं बाजार गई, कुछ फल सब्जियां खरीदी। फल सब्जियां कहाँ से खरीद सकता है? तो यहाँ बाजार हो सकता है, दुकान भी हो सकता है। मैं जानती थी कि बारिश होगी पर मैं लेना भूल गई। तो बारिश में क्या लेते हैं आदमी? छाता ही लेते हैं। तो बच्चे को इस प्रकार जब पढ़ेगा समझेगा तभी वो कर पाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक तरीके से, निगमनात्मक तरीके से, बिना व्याख्या के, कृत्रिम तरीके से। तो आगमनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है। इस विधि में कैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं? विधि में क्या करते हैं? आगमनात्मक तरीके में बच्चों को पहले ढेर सारे एग्जाम्पल, उदाहरण दे करके समझाते हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ से रिलेटेड जो है उसकी परिभाषा या उदाहरण देते हैं और बताते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे आते हैं, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? वे क्रियाएं जिससे कोशिकीय, विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जाता है। वे सिद्धांत जिससे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित होता है। सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीकी, भाषा विशेषण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन बी होगा, वे सिद्धांत जिससे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, स्थितिपरक उपागम या संरचनात्मक उपागम? तो समग्र भौतिक प्रक्रियाएं। वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय, मतलब जब आप बोलते हैं और आपके बोलने के साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज भी जो है उसी पर आधारित रहता है, तो उसे समग्र भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की
कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? बाल अनुकूल, सजीव एवं सक्रिय, संसाधनपूर्ण, तानाशाही नहीं होना चाहिए। बाल अनुकूल होना चाहिए, सजीव होगा तभी बच्चा पढ़ेगा, हर तरह के उपकरण वहाँ होंगे तभी बच्चा पढ़ेगा, लेकिन तानाशाह नहीं होना चाहिए। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से हुई है? पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, समग्र भाषा, विषय वस्तु आधारित निर्देश या फिर परामर्श कोश, सजेस्टोपीडिया। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? बोली, उच्चारण, लहजा, अपबोली, विशिष्ट शब्दावली। तो उन्हें हम बोली कहते हैं। भाषा के विविध प्रकार जो एक दूसरे से उच्चारण में ही नहीं बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण, शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, तो उसे हम बोली कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी बोली जो होती है वो अलग होती है, उसकी लिपि रोमन होती है, लेकिन हिंदी जो होती है वो देवनागरी लिपि की होती है। वहीं पंजाबी की बात करें तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि होती है और उसके लिखने का तरीका भी अलग होता है, उनके उच्चारण का तरीका भी अलग होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, आर्मी विधि किस नाम से जानी जाती है? श्रव्य भाषिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, परामर्श, सजोपीडिया, समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो श्रव्य भाषिक विधि को ही जो है आर्मी विधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें पढ़ने और लिखने से पहले बोलने और सुनने के शिक्षण पर जोर देती है। श्रव्य भाषिक विधि मतलब भाषा जो होती है वो बस सुनी जाती है, आप उसको सुनिए, समझिए और लिखना है आपको। तो ये सारी चीज़ों से पहले जो है ये विधि अपनाई जाती है बच्चों के साथ। तो आज का सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और शेयर भी करिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए हम लोग प्रोत्साहित होते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।